नमस्ते साथियों, मैं दिलीप भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ दिवाली की इस त्योहार को मनाए होंगे, बहुत ही धूमधाम तरीके से खूब पटाखे फोड़े होंगे। साथ ही साथ पटाखे फोड़ने के साथ साथ आप लोग रिविजन भी किए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। जो भी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए थे उसे आप लोग रिविजन किए होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में भी लगे हुए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। क्योंकि मैं गैप लेने से पहले आप लोगों को बताया था कि हम लोग जस्ट दिवाली त्योहार मनाने के बाद आएंगे, भाई दूज के जस्ट अगले दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने बता दिया था छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने वाले, जिसमें से आज हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या बनाएंगे, उसके बाद हम लोग भारत का भूगोल भी पढ़ने वाले हैं। दो जीएस का टॉपिक रहने वाला है, एक तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और एक इंडियन जीएस रहने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हमें छत्तीसगढ़ इतिहास के क्या क्या पढ़ना है, उसके विषय वस्तु क्या क्या होने वाले हैं, उसे हम लोग एक इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखने से पहले पहले तो हम लोग इतिहास का मतलब ही क्या है इसे हम लोग पहले देखते हैं, है ना। कि हम सभी इतिहास को तो नहीं पढ़ सकते ना, है ना। तो बीती हुई सभी अतीत की घटनाओं को हमें पढ़ना है, यही इतिहास है। क्या है, बीती हुई घटनाओं को ही पढ़ना इतिहास है। तो कल हमने दिवाली मनाया, वो भी तो बीता हुआ कल है, वो भी तो अतीत है ना। तो उसको भी हम लोग पढ़े क्या, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मानव समुदाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो क्या महत्वपूर्ण है, जो घटना घट चुकी है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी घटना घट जाए, वो नहीं। सिकंदर ने आक्रमण किया था, है ना। सिकंदर ने 326 ईस्वी में, ईस्वी नहीं बीसी में किया था आक्रमण भारत पे, वो क्या है, बीती हुई घटना है। तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस घटना को हमें याद रखना है। ठीक है, तो उन सभी घटनाओं को हमें याद करना ही इतिहास है। ये नहीं कि कल हमारे यहाँ ये सब्जी बना था तो वो भी अतीत की घटना है, उसे भी हम लोग पढ़ ले, वो नहीं। वो हमारे मानव समुदाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसे हम लोग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर इतिहास एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है ऐसे बच्चे मानते हैं, ऐसा नहीं है। जब इतिहास आप पढ़ना प्रारंभ कर दोगे अच्छे के तरीके के साथ, लगन के साथ, तो उसमें क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को मजा भी आने वाला है, आनंद भी आने वाला है। ऐसा नहीं कि एकदम बोरिंग तरीके से पढ़ें। ठीक है, अगर मैं यही बात कह दूं कि मेरी अतीत के बारे में आपको बताना है, तो आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ उसे सुन लोगे। लेकिन वही बात कर लूं कि इतिहास पढ़ना है तो इतिहास पढ़ ले बोरिंग फील ला लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ने वाले, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, इतिहास। क्या होने वाला है, हमारा टॉपिक इतिहास होने वाला है। इतिहास क्या, इतिहास। इतिहास तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द, तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगर बात की जाए तीन शब्द कौन कौन से हैं, तो पहला शब्द है इति, पहला है इति, दूसरा शब्द है ह, तीसरा शब्द है आस, तीसरा शब्द है आस। जिसमें से इति का अर्थ क्या है, ये इत है, ये इति का अर्थ क्या है, ऐसा ही, क्या है, ऐसा ही, क्या है, ये इसका अर्थ है ऐसा ही, ऐसा ही। ठीक है, अब ये ह का मतलब क्या है, ह का मतलब क्या है, निश्चित रूप से, क्या है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ठीक है, और यो आज का मतलब क्या है, आज का मतलब है हुआ था, क्या है, हुआ था, हुआ था। तो ये इतिहास शब्द का अर्थ क्या निकलता है, ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, है ना। तो बीते हुए समय में ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। तो इसका अर्थ हम लोग क्या लगा सकते हैं, इतिहास का अर्थ क्या लगा सकते हैं, अर्थ क्या है, ऐसा ही, क्या, ऐसा ही, ऐसा ही निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हुआ था। ये क्या है, ये इतिहास है ना। ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था कि हमारे क्या है,
इसको हम लोग ऐसे तरीके से देख सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। मतलब 326 ईस्वी में, ईस्वी नहीं बीसी में, क्या है 326 बीसी में क्या हुआ था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऐसा ही निश्चित रूप से, निश्चित तो हो गया ना, आक्रमण तो किया ना, तो निश्चित रूप से हुआ था, उसी को ही हम लोग इतिहास कहते हैं और ऐसी ही घटनाओं के हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है क्या, इतिहास। इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, इसे हम लोग देखते हैं। तो इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है इतिहास के जनक, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, इतिहास के जनक, इतिहास के, इतिहास के जनक। तो इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है। किसे, हेरोडोट्स को कहा जाता है, हेरोडोट्स, किसे, हेरोडोट्स को कहा जाता है। ठीक है, अब ये हेरोडोट्स को क्यों कहा जाता है भाई, तो हेरोडोट्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो घटना घटी ही थी उसे व्यवस्थित रूप से, क्रम से जमाने का प्रयास किया था। किसमें किया था, तो इसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है, एक पुस्तक है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या पुस्तक, हिस्टोरिका, 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 इसमें हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, हिस्टोरिका में, ये तो हो गए इतिहास का। अगर वही भारत के जनक अगर पूछे, भारतीय इतिहास के जनक पूछे, क्या है, भारतीय, भारतीय इतिहास के जनक पूछे, भारतीय इतिहास के जनक पूछे तो क्या लिखना है, तो भारतीय इतिहास के जनक में लिखना है आपको मेगास्थनीज। क्या लिखना है, मेगास्थनीज। क्या है, मेगास्थनीज है भारतीय इतिहास के जनक। इसने भी एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का क्या नाम है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है, इंडिका। इस इंडिका में क्या जानकारी मिलती है, तो इस इंडिका में हमें जानकारी मिलती है मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। क्या जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन जो प्रशासन हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्या मिलता है, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये है इंडिका पुस्तक। ठीक, तो भारतीय इतिहास के जनक आपको पता चल गया, इतिहास के जनक आपको पता चल गया। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या है। हमें इतिहास में बहुत सारी तिथियां ही पढ़नी है, तो ये तिथि में आपको बीसी भी मिलेगा, एडी भी मिलेगा। तो इतिहास के जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, बीसी और एडी में। कैसे, बीसी और एडी में। तो बीसी क्या है, एडी क्या है, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं इतिहास में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इन्हीं से हम लोग क्या करने वाले हैं, तिथियों को याद करने वाले हैं। ठीक है, तो बीसी क्या है उसे देखते हैं, तिथि को, तिथियां। ठीक है, तिथियां को देख रहे हैं। तो तिथियां जनरली हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं बीसी, क्या है, बीसी, और दूसरा है एडी, दूसरा है एडी। ठीक है, ये बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट है। क्या है, बिफोर क्राइस्ट है। कौन सा है, बिफोर क्राइस्ट है, बिफोर, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है। और एडी का मतलब क्या है, तो एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमनी। क्या है, एनो डोमनी है, एनो डोमनी, इसका फुल फॉर्म है। क्या है, एडी का। बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ये इस, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है। और एडी का है एनो डोमनी है। ठीक है, अब ये नाम कैसे पड़ा इसे हम लोग देखते हैं। ईसाई धर्म के एक प्रवर्तक है, ईसाई धर्म का भगवान कहा जाता है, ईसा मसीह है। कौन सा है, ईसा मसीह है, ईसा मसीह, ईसा मसीह है। इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 0 वर्ष, इसका जन्म को हम लोग 0 वर्ष मान लिए। ठीक है, 0 वर्ष मान लिए। अब ये जो ईसा मसीह है जन्म हुआ है उसके जन्म के बाद वाला, उसे हम उस तिथि को हम लोग क्या बोलेंगे, उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तिथि को हम लोग बोलेंगे एडी।
क्या बोलेंगे, एडी बोलेंगे, एनो डोमिनी बोलेंगे, ठीक है। और वही जो ईसा मसीह के बाद वाले पहले जो घटना घट चुकी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये है क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, जन्म से पहले। अब ये है जन्म के बाद, जन्म के बाद, ये जन्म के बाद वाले जो तिथियां हैं, घटनाएं घटी हुई है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडी बोलेंगे। जो जन्म से पहले जो तिथि है, घटना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया धर्म के आधार पर, ठीक है। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत एक एक ही धर्म वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे धर्म वाले देश हैं। तो इसमें किसी धर्म के आधार पर तिथियों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए एडी को क्या बोला जाता है, कॉमन एरा बोला जाता है। कौन क्या बोला जाता है, सीई, क्या बोला जाता है, सीई बोला जाता है। कौन सा, कॉमन एरा, क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है। कॉमन एरा हो गया। और वही बात की जाए बीसी की, तो बीसी को क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, क्या बोलते हैं, बिफोर, बिफोर कॉमन एरा, ये बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो एडी को क्या बोलते हैं, बीसी को क्या बोलते हैं, आपको पता चल गया, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी आपको बता दिया है, किसके अंतर्गत, तिथियों के अंतर्गत। इसमें तिथि का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये रेखा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 वर्ष है, 0 वर्ष, ठीक है, 0 वर्ष है। इसमें क्या हुआ है, ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ईसा ईसा मसीह का जन्म, मसीह का जन्म हुआ है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ये 0 वर्ष हो गए। और जन्म के बाद वाले जो सन हुए हैं उसे हम लोग एडी बोले, ठीक है, एडी बोले। जैसा कि 100 एडी, 200 एडी, 300 एडी, 400 एडी, और अभी जो चल रहा है 2024 एडी, ठीक है। ये क्या है, एडी है। और इसके जो बाद वाले, जन्म से पहले की जो घटना घटी हुई है उसे हम लोग 100 बीसी, क्या बोलेंगे, 100 बीसी बोलेंगे, ये बीसी बोलेंगे ना, 100 बीसी, 200 बीसी, 300 बीसी, 326 बीसी, और 323 बीसी, 323 बीसी, 326 बीसी, ये ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात करूं मैं बीसी की, तो बीसी में अगर देखें तो इसकी घटना जो घटी हुई है 326 ईस्वी में क्या करते हैं, सिकंदर आक्रमण करते हैं, सिकंदर भारत पे आक्रमण करते हैं, भारत में आक्रमण करते हैं, ठीक है। ये करते हैं, कब करते हैं, 326 बीसी में करता है। वही 323 ईस्वी में, 23 बीसी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु कब हुआ, 323 बीसी में हुआ। आक्रमण कब हुआ, 326 बीसी में हुआ। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बीसी को, एडी को इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आक्रमण हुआ, ये बढ़ते क्रम में है ना, इसे देखें, ये बढ़ते क्रम में है, और जो घटना घट रही है वो घटते क्रम में है। ये हो रहा है, पहले आक्रमण होगा, उसके बाद क्या होगा, जो आक्रमण होगा उसका संख्या अधिक रहेगा, उसके बाद जो उसका मृत्यु होगा वो घट जाएगा, ठीक है। ये है, घटते क्रम में होगा। और ये जो रहेगा एडी, वो बढ़ते क्रम में रहेगा, क्या है, बढ़ते क्रम में रहेगा। अगर हमें आज के डेट में अगर देखना है, आज के ईयर में हमें देखना है कि आज से लगभग कितने वर्ष पहले सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया है, ऐसे हमें निकालना है तिथि को, तो हम किस प्रकार से निकालें तिथि को, इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देंगे, किसको, 326 बीसी को किस में जोड़ेंगे, 2024 एडी में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जुड़ता है ना, तो ये जुड़ेगा 2024 एडी प्लस 326 बीसी, 326 बीसी, ये बीसी है और ये है एडी, ये जुड़ेगा, ठीक है। बीसी एडी है तो जुड़ेगा। तो 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल है 1, 2 2 4, 1 5 3 2। तो 2350 वर्ष पहले भारत पे आक्रमण किया था सिकंदर ने,
इस प्रकार का तिथि निकालते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो इसी प्रकार से ही जानकारी देते हैं कि यहाँ पे अगर कहीं पास स्मारक मिले हैं, कहीं पास मुद्राएं मिले हैं, है ना, कहीं पास मूर्तियां मिले हैं, तो उसे बीसी में इसी प्रकार निकालते हैं कि इतने वर्ष पहले, आज से इतने वर्ष पहले ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया तिथि के बारे में। आप लोग इस तिथि को बारे में आप लोग बहुत ही प्रयोग करने वाले हैं इतिहास में, है ना। तो इसके बारे में अभी पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आएंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ने का भी कोई ना कोई स्रोत होगा ना। अभी जस्ट मैंने बताया है, अभिलेख है, मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, है ना। ये तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। तो स्रोत भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 स्रोत मिलते हैं हमें। अगर हमें पढ़ना है इतिहास को, तो इतिहास पढ़ने का 3 स्रोत है। स्रोत कितना है? स्रोत देखते हैं इतिहास का। तो इतिहास के स्रोत हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला तो हम लोग पुरातात्विक स्रोत, पूरा पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, देखिए ये एकदम बेसिक क्लास रहने वाला है, इसे छोड़कर आप स्किप करके ना भागे, क्योंकि ये एकदम बेसिक है, ये न्यू है। जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए आपको नीचे में बेस अच्छे मजबूत रखना पड़ेगा, उसी वजह से पहले क्लास को इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ने के लिए मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं, है ना। तो बेस एकदम मजबूत कर रहा हूं। इसी के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, भारत की इतिहास भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये एकदम जनरली एकदम फैक्ट क्वेश्चन है और एकदम समझने वाली बात है। इसी के आधार पर हम लोग आने वाले जितने भी इतिहास है उसे कंप्लीट करेंगे इसी सोर्स के जरिए। तो ये सोर्स अभी कहाँ पे है? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभिलेख जो मिला है वो कौन सा स्रोत है, तो ये पुरातात्विक स्रोत है। ये प्रश्न बने हुए हैं, पूछे हुए, इस वजह से इस प्रकार का पैटर्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इसे आप लोग सोचिए, स्किप करके ना भागे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आते हैं, इधर आते हैं पढ़ाई में। तो साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। तीसरा कौन सा है? जो विदेशी यात्री आते हैं, कौन सा? विदेशी यात्री जो आते हैं वो अपने साथ एक पुस्तक लाते हैं। ठीक है, विदेशी यात्री जो आते हैं वो अपने साथ क्या लाते हैं? पुस्तक ला लेते हैं। अब वो पुस्तक लाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? उस पुस्तक में विवरण लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? विवरण। तो विदेशी यात्री के जो पुस्तकें हैं, विवरण है, उससे हमें साहित्यिक जानकारी मिलते हैं, जानकारी मिलते हैं इतिहास के बारे में। साहित्यिक स्रोत के जरिए भी हमें मिलता है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब क्या है? पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है जहां पास हमें सिक्का मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सिक्के मिलेगा। क्या मिलेगा? सिक्के मिलेगा। स्मारक मिलेगा। मूर्तियां मिलेगा। चित्रकला मिलेगा। ये क्या है? ये है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अभिलेख मिलेगा। एक अभिलेख, ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और वही साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में हम लोग देख सकते हैं। कौन सा? एक तो है, पहला है धार्मिक साहित्यिक स्रोत। क्या है? धार्मिक साहित्यिक स्रोत। दूसरा है लौकिक साहित्यिक स्रोत। एक तो है धार्मिक साहित्यिक स्रोत, धार्मिक, इसे कलर में देखते हैं। ठीक, धार्मिक, धार्मिक साहित्यिक स्रोत। दूसरा है लौकिक, लौकिक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ये इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी 2 स्रोत और हमें मिलने को देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा है भाई? तो पहला है ब्राह्मण साहित्य। क्या है? पहला है ब्राह्मण साहित्य। पहला है ब्राह्मण साहित्य। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। कौन सा है? ब्राह्मणोत्तर साहित्य है।
ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वेद आएगा, वेद, उपनिषद, पुराण, ये आ जाते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग महाभारत, रामायण ये भी रखते हैं, स्मृति, स्मृति। ठीक है, अब महाभारत रामायण, महाभारत रामायण ये आ जाता है। ठीक है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत, ये ब्राह्मणोत्तर साहित्य है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? इसके बाद वाला है ब्राह्मणोत्तर, ब्राह्मण साहित्य के बाद वाला जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म ग्रंथ जो लिखा हुआ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ ये होगा। ठीक है, वही लौकिक साहित्य स्रोत की बात की जाए तो लौकिक साहित्य स्रोत के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें? ऐतिहासिक ग्रंथ देखने को मिलता है, जीवनी ग्रंथ मिलता है, गल्प साहित्य मिलता है। कौन कौन सा? किसी का जीवनी, जीवनी ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, और क्या है? गल्फ ग्रंथ, गल्फ, गल्फ ग्रंथ ये हमें देखने को मिलता है, गल्फ साहित्य ग्रंथ। ठीक है, ये है, ये क्या है? लौकिक साहित्य स्रोत के अंतर्गत अन्य देखने को मिलेगा, धार्मिक साहित्य स्रोत के अंतर्गत देखने को हमें मिलेगा। और तीसरा है विदेशी यात्रा विवरण। तो विदेशी यात्रा विवरण, विवरण के जरिए हमें देखने को मिलेगा, जहां पे हमें यात्री देखने को मिलेगा, चीनी यात्री भारत पे आते हैं, चीनी यात्री। तो इसके यात्रा से हमें क्या मिलते हैं? जानकारी मिलते हैं, चीनी यात्री से मिलता है। यूनानी यात्री, यूनानी, यूनानी यात्री आते हैं, तो इसके पुस्तकों में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे यात्री हमारे देश में आए हैं जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। यूनानी यात्री हो गए, चीनी यात्री हो गए, अरबी यात्री हो गए, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अरबी यात्री, अरबी यात्री ये, इसके यात्रा विवरण में हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के इतिहास, भारत के इतिहास स्रोत, है ना। तो ये क्या है? स्रोत है, इसी के जरिए हम लोग पूरे इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए इतिहास के स्रोत किस प्रकार से हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हैं, ये स्रोत के अंतर्गत हमें पुरातात्विक स्रोत आ जाएगा। तो इसके काल भी कौन सा है, काल का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, है। तो अब आते हैं इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में आते हैं। अभी तक ने हमने बेसिक ही फैक्ट जाना है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है भाई? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जनरली हम 3 भागों में देखते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास को भी 3 भागों में ही देखकर पढ़ते हैं, लिपि के विकास के आधार पर। ठीक है, तो लिपि के विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। कौन कौन सा बोला मैंने? प्राग ऐतिहासिक काल पहला बोला है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा क्या बोला है भाई? तो दूसरा बोले हैं प्राग ऐतिहासिक हो गया। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा बोला हूं मैंने, दूसरा बोला हूं आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ये पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनसे प्रश्न बनते हुए, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, इनसे उतना ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे हम लोग पढ़ते हैं कि इस यहां से प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें साक्ष्य नहीं मिलते, साक्ष्य मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। क्या है? लिखित साक्ष्य, लिखित, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, जब साक्ष्य ही नहीं मिलता तो उसको पढ़े कैसे? पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिलता नहीं, लिपि के विकास के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं।
काल विभाजन लिपि के आधार पर हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिलती है, लेखन कला का विकास तो हो गया था, लेकिन उस लेखन कला को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें लिपि का विकास हो गया था, लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है। साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ऐसा काल जहां साक्ष्य मिला है लिपि का, लेखन कला का विकास भी हो गया, उसे पढ़ा भी जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। तो ऐतिहासिक का प्रॉपर अगर देखें स्रोत तो ऐतिहासिक काल से ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लिखित साक्ष्य के जरिए। वही अगर बात की जाए आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता में नंबर प्लेट मिला है, लेकिन उस नंबर प्लेट को क्या कर सकते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। तो उसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो इसका आद्य ऐतिहासिक काल समझ में आ गया, ऐतिहासिक काल समझ में आ गया, प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया ना। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसमें पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो उसे हम किस आधार पर पढ़े? तो पत्थरों के, क्या है, पत्थर के औजार मिले हैं, चित्रकला मिले हैं, है ना। तो गुफा में चित्रकला मिले हैं, चित्र मूर्तियां मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें साक्ष्य तो मिलता ही, लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिलता है, इसके आधार पर भी हम लोग देखते हैं स्मारक बहुत बहुत मिले हैं, इसे हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद, ये महाजनपद काल, ये यहाँ से हम लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रामायण काल आ जाते हैं वेद, तो वहां से ऐतिहासिक काल का प्रॉपर जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर इसके काल विभाजन को देखें तो काल विभाजन को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसे हम लिपि के विकास के आधार पर पढ़ रहे हैं। इस आज प्रागैतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ में ना। भारत में तो 3 ही भागों में बांटा गया है, 3 ही भागों में हमें इसे बांट कर पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे एक और अतिरिक्त आ जाता है उत्तर पाषाण काल। क्या आ जाता है? उत्तर पाषाण काल आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 4 और भाग पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत 4 काल से में इसको भाग विभाजित किया गया है प्रागैतिहासिक काल को। कौन कौन सा है इसे हम लोग देखते हैं। एक तो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पाषाण काल कहते हैं ना, पाषाण काल किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पत्थरों के जरिए इसका विभाजन किया गया है, ठीक है, इसलिए इसे पत्थर कहा जाता है, पाषाण काल चाहे। दूसरा है उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल हो गया, उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, पाषाण। तीसरा नंबर पे आ जाएगा उत्तर पाषाण, उत्तर पाषाण। चौथा आ जाएगा नव पाषाण, नव पाषाण। ये छत्तीसगढ़ का है ना। अगर भारत का पढ़ते तो उत्तर पाषाण काल हमें देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बस मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ोगे तो आपको उत्तर पाषाण काल एक्स्ट्रा है, ठीक है। वही बात की जाए आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। किसे पढ़ते हैं? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, ठीक है। वही ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक काल को भी 3, जिसमें से हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें से हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास कहते हैं। आधुनिक इतिहास ही कहते हैं, बहुत ही अच्छा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ऐतिहासिक काल ने करके आधुनिक काल, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को भी 3
काल में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकालीन, मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये पढ़ने वाले हैं। तो ये प्राचीन इतिहास क्या है, इसके अंतर्गत भी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसे हम लोग देखते हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देखते हैं आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत देखते हैं, और विषय वस्तु देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो प्राचीन इतिहास है इसके अंतर्गत भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो प्राचीन इतिहास को भी देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पाषाण काल तो हम वहां पे पढ़ लेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लेंगे। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वैदिक काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? वैदिक काल से। पहला हम पढ़ेंगे वैदिक काल। अब ये वैदिक काल है, ठीक है, ये वैदिक काल को भी इधर से ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पहला तो वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल के बाद क्या पढ़ेंगे? महाकाव्य काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद हम लोग महाकाव्य काल पढ़ेंगे, जिसमें से रामायण काल, महाभारत काल, ये हो गया महाकाव्य काल। इसके बाद महाजनपद काल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये पढ़ेंगे। तो ये होने वाले हैं क्रम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्षेत्रीय राजवंश, राष्ट्रीय राजवंश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजवंश पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजवंश पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें से राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। क्या पढ़े हैं? मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक है। कौन सा वंश? मौर्य वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद क्या पढ़ेंगे? तो शुंग वंश के बाद वंश पढ़ेंगे हम लोग सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद कुषाण वंश पढ़ेंगे। कौन सा? सातवाहन वंश, सातवाहन, कुषाण वंश, कुषाण वंश, ठीक है। और ये कुषाण वंश के बाद भी हम लोग और कहाँ पढ़ेंगे भाई? तो कुषाण वंश के बाद वाकाटक वंश, गुप्त वंश, ये पढ़ने वाले हैं। ये वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, इसके बाद गुप्त वंश, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्षेत्रीय राजवंश में आ जाएंगे। क्या है? क्षेत्रीय राजवंश में आ जाएंगे। तो क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत हम राजर्षि तुल्य वंश को पढ़ने वाले हैं, सरपुरी वंश को पढ़ने वाले हैं, शैल वंश को पढ़ने वाले हैं, नल वंश को पढ़ने वाले हैं, पांडु वंश को पढ़ने वाले हैं, सोम वंश, है ना, कांकेर के सोम वंश को पढ़ने वाले हैं, मैकल के सोम वंश को पढ़ने वाले हैं, बाण वंश। बाण वंश के बाद क्या हो जाते हैं? बाण वंश के बाद मध्यकालीन इतिहास चला प्रारंभ हो जाता है छत्तीसगढ़ का, जिसमें से हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन में बस्तर के छिंदक नागवंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बस्तर के छिंदक नागवंश पढ़ेंगे, कंवर्धा के फड़ी नागवंश पढ़ेंगे, बस्तर के काकती वंश पढ़ेंगे, काकती वंश, कलचुरी वंश पढ़ेंगे, कलचुरी वंश पढ़ेंगे। काकती वंश क्या है? काकती वंश आधुनिक में भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको आधुनिक और मध्य दोनों के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा क्या हो गया? क्रम है। अब चालू करते हैं और देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। क्या है? समय पहले देख लेते हैं, समय कितना हुआ है। अच्छा, बहुत समय है अभी, 34 ही मिनट हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बेसिक फैक्ट को जान लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग उसका जो और काल में बांटा गया है चार भागों में, उसे हम लोग और देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। पहले तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? जस्ट अभी अभी हमने जाना है ना। प्रागैतिहासिक काल वे काल हैं जिसमें
लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, तो लिखित साक्ष्य मिलते ही नहीं तो उसमें पढ़ा भी नहीं जा सकता। ठीक है, पत्थरों के आधार पर इस काल को विभाजन किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक का अन्य नाम क्या है भाई? अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है भाई? प्रस्तर युग। किस नाम से? प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तर युग। ये तो दो नाम, अभी अन्य नाम आपको देखने को मिल गया। कौन कौन सा? पाषाण काल और प्रस्तर युग। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, इसका मतलब है, इसका अर्थ है इतिहास से भी पूर्व का युग। क्या है? इतिहास से भी पूर्व का युग। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास से भी पूर्व का युग को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इतिहास से, इतिहास से पूर्व का युग, पूर्व का युग, पूर्व का युग प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, पूर्व का युग प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, इतना क्लियर। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य की जानकारी नहीं है। लिख देते हैं भाई इसको भी, लिखित, लिखित साक्ष्य की जानकारी नहीं है, साक्ष्य की जानकारी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो इस काल में जब साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य, तो इसका हम पढ़ते कैसे हैं भाई? तो इसको हम पढ़ते हैं पत्थर के औजार से, मिट्टी के बर्तन से, खिलौने से, है ना, पुरातात्विक स्रोत से हमें पढ़ते हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल। तो इसकी जानकारी कैसे मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत से, पुरातात्विक स्रोत से मिलता है, पुरातात्विक स्रोत से इसकी जानकारी मिलते हैं। इस काल की जानकारी किससे मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत से मिलते हैं, जिसमें से पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, चित्रकला, इनसे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रागैतिहासिक काल का विभाजन देखते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन देखते हैं। अभी अभी हमने जस्ट देखा है कि छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक, इस प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है भाई? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 काल में बांटा गया है? जिसमें से पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग पूरा है ना, पूरा पाषाण काल है। कौन सा है? पूरा पाषाण काल है। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल है। तीसरा कौन सा है? उत्तर पाषाण काल है। चौथा कौन सा है? नव पाषाण काल है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है उत्तर पाषाण काल। चौथा कौन सा है? तो चौथा है नव पाषाण काल। ठीक है, ये है नव पाषाण काल हो गया। तो ये काल विभाजन हो गया प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, अब इसके अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न बनता है, पहले इसे देखें। तो इस प्रश्न में मिलेगा कहाँ पे पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है, कहाँ पे मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है, कहाँ पे उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है, कहाँ पे नव पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है, इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसका स्थान कौन सा होना चाहिए उसे पूछेगा, है ना। जैसे कि पूरा पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ से मिला है। तो कौन से जिले से प्रमाण मिले हैं? रायगढ़ जिले से मिला है। कौन से गुफा से मिला है? सिंघनपुर की गुफा से मिला है। कौन सा स्थान है? सिंघनपुर है। ये ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से स्थल हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे अगले कक्षा से।
अभी हम सिर्फ जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से हमें साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पे इसका साक्ष्य मिलता है। जैसा कि आपको बेसिक जानकारी रहेगा, कल के वीडियो में हम पूरा पाषाण काल से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। क्योंकि समय अभी हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस वजह से हम लोग बताते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन सा स्थल देखने को मिलेगा। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, कहाँ से जानकारी मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के। तो पहला है सिंघनपुर की गुफा। कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, यहां से पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। कौन से जिले में है? तो ये जिला पूछेगा तो कौन सा जिला आएगा? रायगढ़। कौन सा? रायगढ़। रायगढ़ जिले में इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य देखते हैं। ये मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? छत्तीसगढ़ के किस स्थल से मिला है? तो कबरा पहाड़ से मिला है। कहाँ से? कबरा पहाड़ से मिला है। कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ से इसका साक्ष्य मिला है। ये कहाँ पे है? ये भी रायगढ़ में ही है। कहाँ पे है? ये भी रायगढ़ में है। कहाँ पे है? ये भी रायगढ़ में है, ठीक है। और वही बात की जाए उत्तर पाषाण काल की, तो उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत आपको याद रखना है, यहाँ पे है सिंघनपुर की गुफा। तो यहाँ भी आपको याद रख लेना है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। ये कहाँ है? रायगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पे है? रायगढ़ में है। दूसरा आपको नाम याद रखना है, दूसरा महानदी घाटी, उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत ना, महानदी घाटी। महानदी घाटी, ठीक है। कौन सा? महानदी घाटी। ये जो महानदी घाटी है वो रायगढ़ के क्षेत्र ही रहने वाला है। कौन सा? रायगढ़ क्षेत्र ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जी लिख दूं, रायगढ़। आर जी, आर जी, ठीक है। आर जी, रायगढ़ याद रख लेना, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा स्थल है कौन सा? तीसरा स्थल कौन सा है? तो तीसरा स्थल है बिलासपुर जिले में, जो पूर्व में था, अब हो चुका है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। अब कौन सा हो गया? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। कोई ऐसे भी बुक हो गए जिसमें अभी तक अपडेट नहीं होगा, पुराना बुक होगा, उसमें आप याद रखना कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मरवाही आएगा, बिलासपुर नहीं आएगा। तो उस स्थान का क्या नाम है? धनपुर है। कौन सा है? धनपुर। धनपुर है, कहाँ पे है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। कहाँ पे है? गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। जीपीएम लिख दिया मैं, है ना, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, वो स्थल कौन कौन से, इसे हम लोग देखते हैं। पहला हम देखेंगे चितवा डोंगरी। क्या देखेंगे? पहला हम लोग देखेंगे चितवा डोंगरी। थोड़ा सा ये, ठीक है, अब बन जाएगा, लिखते। पहला हम लोग देखेंगे क्या? तो पहला हम लोग देखेंगे चितवा डोंगरी। कौन सा है? पहला चितवा डोंगरी। कौन सा है? चितवा डोंगरी। अब ये चितवा डोंगरी में देखने को क्या मिलता है भाई? इस चितवा डोंगरी से बहुत सारी समस्या क्या है, कौन से जिले में पाया जाता है, कौन से जिले में यह स्थान है, ये पूछा जाएगा। तो सब कोई राजनांदगांव ही बोलते हैं, लेकिन राजनांदगांव में नहीं है, बालोद में है। कहाँ पे है? बालोद जिला में है, ठीक है। कौन से? बालोद जिला में है। क्लियर, याद रखना, बालोद जिला में है। कल के वीडियो में चितवा डोंगरी को डिटेल के साथ बताऊंगा कि कहाँ पे है, कौन से गांव में है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो किस जिले में है? बालोद जिले में। कौन सा? बालोद जिले में है। बालोद, ठीक है। कौन से जिले? बालोद जिले में है। वही दूसरा अगर स्थल देखें, दूसरा साक्ष्य देखें कहाँ से मिला है, उसको देखते हैं। तो दूसरा है चितवा डोंगरी से ही लगा हुआ बोन टीला। कौन सा है? बोन टीला है। बोन टीला, ये बोन टीला कहाँ पे है भाई? तो बोन टीला है राजनांदगांव में। कहाँ है? राजनांदगांव में है। कहाँ पे है? राजनांदगांव। राजनांदगांव, कहाँ पे? राजनांदगांव में है। वही अगला देखें, अगला स्थल देखें, तो अगला स्थल देखते हैं अर्जुनी। कहाँ पे है? अर्जुनी कहाँ पे है? वही टेरम देखें, तो टेरम कहाँ पे है? रायगढ़ में है भाई। कहाँ पे है? तीसरा देखते हैं टेरम। टेरम, टेरम कहाँ है? रायगढ़ में है। चौथा देखें हम लोग क्या? चौथा है अर्जुनी। अर्जुनी,
पांचवा देखने वाले हैं हम लोग क्या, तेरहम देखेंगे अर्जुनी देखेंगे, बोनटीला हो गया, चितवा डोंगरी हो गया, गोतलदा, गोतलदा गुफा, ओंगना, बोतलदा ओंगना ये आ जाएगा, बोतलदा, 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 छठवा होगा ओंगना। अब जितने भी देखने वाले हैं सभी सब कहां से मिलेगा, रायगढ़ से ही मिलेगा। ज्यादातर कहाँ पे मिलता है, पुरातात्विक स्थल जो मिलने वाला है वो पाषाणकालीन स्थल मिलने वाले हैं रायगढ़ जिले से सर्वाधिक मिलता है साक्ष्य। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो आपको जस्ट ये कबरा पहाड़ है मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल ऐसा नहीं, कबरा पहाड़ कौन से जिले में है, कहाँ पास है, इस प्रकार से याद रखना है, किसने इसका खोज किया था, कब इसका प्रकाशन हुआ है, ये सब भी आपको जानकारी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आने कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके पूरा पाषाण कालीन के पूरा एकदम डिटेल, मध्य पाषाण काल के एकदम डिटेल, उत्तर पाषाण काल के भी डिटेल, वही नव पाषाण कालीन स्थल देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रकार का जो वीडियो बना हुआ है आज का इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास को आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद इसको हम लोग कंटिन्यू करने ही वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार का यह वीडियो आपको लगा कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है।